I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. ये हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जिनकी बात सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अमेरिका का कट्टर दक्षिणपंथी नेता और पाकिस्तान से इतना प्रेम, आखिर माजरा क्या है? वो पाकिस्तान जिसने हमेशा आतंकियों को पनाह दी, खासकर उसामा बिन लादेन को, आज उसी मुल्क के फील्ड मार्शल से अमेरिकी उपराष्ट्रपति इतने करीब क्यों हैं? आपकी तरह दुनिया भर के डिप्लोमैट्स भी इस नए गठजोड़ को देखकर दंग हैं। ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है। इस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात जेडी वैंस की। असल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को समझना इतना आसान नहीं है। इनका पूरा सियासी करियर ऐसे ही कई विरोधाभासों से भरा है। आप इन्हें महज राजनेता मानकर इनकी कहानी को समझ ही नहीं सकते। ये आज अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास बन चुके हैं। कभी गरीबी और बदहाली के बीच रस्ट बेल्ट की गलियों में इनकी जिंदगी कटी थी। रस्ट बेल्ट अमेरिका के उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी भाग में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात निर्माण और कोयला उत्पादन में अपनी प्रमुखता के लिए जाना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्षेत्र में आई भारी गिरावट के बाद इस क्षेत्र का नाम खाली पड़े कारखानों, आर्थिक संकट और जनसंख्या में कमी से जुड़ गया। बहरहाल, आज जेडी वैंस देश के उपराष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस का एक अहम चेहरा है। जो वैंस कभी डोनाल्ड ट्रंप के सख्त आलोचक थे, उन्हें हिटलर तक कह चुके थे, आज वही ट्रंप के सबसे बड़े सिपाही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेवर ट्रंप का नारा लगाने वाले शख्स ने पूरी तरह अपना रुख बदल लिया? इनका सफर जितना विवादों से घिरा है, उतना ही हैरान करने वाला भी है। कैसे बदहाली, मां की ड्रग्स की लत और पारिवारिक कलह के बीच पले बड़े बच्चे ने खुद को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, और फिर इनकी लिखी किताब ने कैसे रातों रात अमेरिका की सियासत में भूचाल ला दिया। ये पूरी दास्तान बहुत दिलचस्प है और इसे गहराई से समझने के लिए हमें ओहायो के उस संघर्ष वाले दौर में लौटना होगा जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी। 2 अगस्त 1984 को जब वो पैदा हुए, तब उनका नाम जेम्स डोनाल्ड बोमन था। शुरुआत से ही उनकी जिंदगी किसी बुरे सपने जैसी थी। वो अमेरिका के उस रस्ट बेल्ट इलाके से आते हैं जहां फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही थी और लोग बेरोजगार हो रहे थे। जब वो सिर्फ 6 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण और हिंसक रहता था। उनकी मां पेशे से नर्स थी, लेकिन वो दर्द निवारक दवाओं की बुरी तरह शिकार हो गईं। उनकी लत इतनी बढ़ गई कि घर में हर दिन हंगामा होता था। बाद में वो अस्पताल से दवाइयां चुराते पकड़ी गईं और उनका नर्सिंग लाइसेंस भी छिन गया। मां की कई शादियां हुई और वैंस का बचपन इसी पारिवारिक उथल-पुथल में बीत रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में वैंस को सहारा मिला अपने नाना नानी का। उनकी नानी बहुत सख्त महिला थी और अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं करती थी। पारिवारिक कलह के बीच नाना नानी ने ही उन्हें प्यार, अनुशासन और सुरक्षा दी। नानी ने ठान लिया था कि उनका नाती ड्रग्स और बदहाली के दलदल में नहीं फंसेगा। नानी की इसी सख्ती ने वैंस को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की ताकत दी। वो अक्सर कहते हैं कि अगर उनकी नानी नहीं होती तो वो शायद सड़क पर होते या किसी जेल में। हाई स्कूल के बाद उन्होंने तुरंत कॉलेज जाने के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने का फैसला लिया। 2003 में वो सेना में शामिल हुए और इराक युद्ध में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कॉम्बैट कॉरेस्पॉन्डेंट यानी सैन्य पत्रकार के तौर पर भी काम किया। फौज की नौकरी ने उनकी जिंदगी बदल दी। मरीन कॉर्प्स ने उन्हें छोटे शहर की घुटन से बाहर निकाला। सेना में रहते हुए उन्होंने अनुशासन, लीडरशिप और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखा। इसके बाद उन्होंने वापस पढ़ाई की तरफ रुख किया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी में डिग्री पूरी की। इसके बाद उनका दाखिला अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित येल लॉ स्कूल में हुआ। 2010 का वो वक्त उनके लिए गहरा कल्चरल शॉक था। येल में उनके साथ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत अमीर और रसूखदार परिवारों से थे। वहां वैंस को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वो कितनी अलग दुनिया से आए हैं। महंगे डिनर्स और हाई क्लास पार्टियों में वो खुद को बहुत असहज महसूस करते थे। यही उनकी मुलाकात उषा चिलुकुरी से हुई। उषा भारतीय मूल की छात्रा थी और आगे चलकर वो वैंस की पत्नी बनी। येल के उस अजनबी माहौल में उषा ने वैंस को बहुत संभाला।
दोनों की दोस्ती कैसे प्यार और फिर शादी तक पहुंची और कैसे आज उषा अमेरिका की सेकेंड लेडी बनी, इसके बारे में आगे आपको तफसील से बताऊंगी। येल में वैंस प्रोफेसर एमी चुआ से भी मिले। प्रोफेसर ने उन्हें इस कुलीन माहौल में ढलने के गुर सिखाए। वैंस ने अपनी मेहनत से वहां अपनी अलग पहचान बनाई। वो येल लॉ जर्नल के एडिटर भी बने और 2013 में अपनी लॉ की डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वकील के तौर पर काम किया और पैसा कमाने सिलिकॉन वैली भी गए, जहां उन्होंने 3 अलग अलग वेंचर कैपिटल फर्म्स में 5 साल तक काम किया। लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2016 में मिली, जब उनकी किताब हिलबिली एलिजी बाजार में आई। ये सिर्फ उनकी आत्मकथा नहीं थी, बल्कि अमेरिका के उस श्वेत मजदूर वर्ग की कहानी थी जो लगातार आर्थिक मंदी से तबाह हो रहा था। इसमें ड्रग्स का संकट, बेरोजगारी का दर्द और सरकारों से उनकी नाराजगी की पूरी तस्वीर थी। अपनी किताब की कामयाबी के बाद वैंस लाखों मजदूर अमेरिकियों की आवाज बन गए। लोग उन्हें उस रस्ट बेल्ट का हीरो मानने लगे जिसे बड़े नेता भूल चुके थे। गरीबी, टूटे हुए परिवार और नशाखोरी से लड़कर येल तक पहुंचने का उनका सफर वाकई प्रेरणा देने वाला था। उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। उनके संघर्ष की कहानी को हर कोई सलाम करता है। इस किताब पर आधारित फिल्म भी बनी जो 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 2016 में ही डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे और वैंस उस वक्त उनके कट्टर आलोचक थे। वो खुद को नेवर ट्रम्पर यानी ट्रंप विरोधी कहते थे और ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरनाक मानते थे। ट्रंप की नीतियों का वो सरेआम विरोध करते थे। वैंस ने निजी तौर पर अपने एक दोस्त को भेजे मैसेज में ट्रंप को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के हिटलर साबित होंगे या निक्सन की तरह मतलबी नेता। तब वैंस का मानना था कि ट्रंप रूढ़िवादी और श्वेत मजदूर वर्ग के लोगों को सही रास्ता दिखाने के बजाय उनके गुस्से और डर का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ ही वक्त में हालात पूरी तरह बदल गए। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और रिपब्लिकन पार्टी पर उनका पूरा दबदबा हो गया। वैंस को जल्द ही बात समझ आ गई। उन्हें लगने लगा कि ट्रंप का विरोध करके वो कभी राजनीति की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। सत्ता की चाहत ने उनका विजन बदल दिया। इस वैचारिक बदलाव की शुरुआत 2021 में हुई, जब वैंस ने सियासत में कदम रखने का मन बनाया। दरअसल 25 जनवरी 2021 को ओहायो के सेनेटर रॉब पोर्टमैन ने ऐलान किया कि वो 2022 में होने वाला अगला मिड टर्म इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए वैंस ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पुरानी सारी बातों को दरकिनार कर दिया और सीधे ट्रंप की शरण में पहुंच गए। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और उनकी हर नीति का खुलकर समर्थन किया, चाहे वो व्यापार संरक्षणवाद हो या सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण। इस बदलाव ने सबको हैरान कर दिया। जिस शख्स ने कभी ट्रंप को खतरनाक और पद के लिए अयोग्य बताया था, वो अचानक उनके सुर में सुर मिलाने लगा। सोशल मीडिया पर उनके पुराने तीखे बयानों की भरमार थी, जहां वो ट्रंप की धज्जियां उड़ाते थे। पर जैसे ही उन्हें सियासत में अपना भविष्य दिखने लगा, उनके वो सारे आदर्श हवा हो गए। इस वैचारिक पलटी को देखकर आलोचकों ने उन्हें गिरगिट तक कह डाला। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या कोई इंसान अपने फायदे के लिए इतनी जल्दी और इतनी बड़ी करवट ले सकता है। पर वैंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर अमेरिका की सत्ता की सीढ़ी चढ़नी है तो ट्रंप के करीब आना ही पड़ेगा। और इस वफादारी का उन्हें इनाम भी मिला। अप्रैल 2022 में ट्रंप ने आधिकारिक रूप से वैंस के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप का हाथ सर पर आते ही वैंस ने रिपब्लिकन प्राइमरी में बाजी मार ली। इस प्रक्रिया में पार्टी के अंदर उम्मीदवार तय होता है। फिर नवंबर 2022 के आम चुनाव में वैंस ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम रायन को हरा दिया। संसद में कदम रखते ही वैंस ट्रंप के सबसे मुखर और आक्रामक सिपाही बनकर उभरे। संसद के अंदर उन्होंने हर उस मुद्दे पर ट्रंप का बचाव किया जिस पर विवाद था। यहां तक कि साल 2020 के चुनाव परिणाम पर सवाल उठाने से लेकर ट्रंप की विदेश नीति को सही ठहराने तक वो हर मोर्चे पर आगे रहे। उनकी इस वफादारी और आक्रामकता को ट्रंप बहुत गौर से देख रहे थे। यही वजह थी कि जब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को अपने जोड़ीदार यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश थी, तो उनकी नजर जेडी वैंस पर जाकर रुकी। जुलाई 2024 में ट्रंप ने जब वैंस के नाम का ऐलान किया तो सियासी जानकार भी हैरान थे। अमेरिका की राजनीति में अक्सर बैलेंसिंग मॉडल का इस्तेमाल होता है, यानी राष्ट्रपति अपने से अलग सोच वाले नेता को चुनता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को रिझाया जा सके। लेकिन ट्रंप ने इसके उलट रीइंफोर्सिंग मॉडल चुना, क्योंकि वैंस
ट्रंप की ही कट्टर नीतियों का युवा, पढ़ा लिखा और बौद्धिक चेहरा थे। ट्रंप को ऐसा इंसान चाहिए था जो उनके अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को गहराई दे सके, जो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों के मजदूर वर्ग को पार्टी से जोड़ सके। इस रणनीति ने काम किया और 2024 के चुनाव में ट्रंप वैंस की जोड़ी ने बड़ी जीत हासिल की। 20 जनवरी 2025 को जेडी वैंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का उनका ये रास्ता जितना कामयाब रहा, उतना ही उनके सिद्धांतों पर सवाल भी खड़े करता है। राजनीति के खेल में उन्होंने अपनी सोच तो बदल ली, लेकिन उनके सफर में उनकी निजी जिंदगी के विरोधाभास और उनके तीखे बयान नई मुसीबत बने। सबसे विवादित बयान उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में उनकी मुलाकात भारतीय मूल की छात्रा उषा चिलुकुरी से हुई थी। उषा के माता पिता भारत के आंध्र प्रदेश से अमेरिका आए थे। उषा वहां पैदा हुई और बहुत होनहार छात्रा थी। उन्होंने येल के साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की लॉ क्लर्क भी रह चुकी हैं। लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान दोनों ने साथ काम किया। यहीं से दोनों में गहरी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। वैंस अक्सर कहते हैं कि उषा ने ही उन्हें उस एलीट माहौल में ढलने में मदद की। 2014 में दोनों ने केंटकी में शादी कर ली। शादी हिंदू और ईसाई दोनों रीति रिवाजों से हुई। वैंस कॉलेज के दिनों में नास्तिक हो गए थे, पर 2019 में उन्होंने कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया। उनके 3 बच्चे हैं और चौथा होने वाला है। उषा अक्सर कहती है कि उनके माता पिता के हिंदू विश्वास ने ही उन्हें अच्छे संस्कार दिए। इसी सकारात्मक प्रभाव ने उन्हें अपने पति की धार्मिक यात्रा का समर्थन करने की भी प्रेरणा दी। आज उषा अमेरिका के इतिहास की पहली भारतीय मूल की और पहली हिंदू सेकंड लेडी है। ये प्रेम कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर राजनीति में आते ही वैंस के दोहरे मापदंड सामने आने लगे। वो अक्सर ईसाई राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं। उनके कट्टर समर्थक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि उनकी पत्नी हिंदू क्यों है। व्हाइट नेशनलिस्ट और कट्टरपंथी लोग अक्सर उषा की भारतीय विरासत पर नस्लवादी हमले करते रहते हैं। समर्थकों के इसी दबाव में वैंस ने एक बार कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आपको याद होगा, उन्होंने भरे मन से हजारों समर्थकों के सामने कहा कि मैं ईमानदारी से ये कामना करता हूं कि मेरी पत्नी उषा भी अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाए। मैं क्रिश्चियन गॉस्पेल में विश्वास रखता हूं और चाहता हूं कि उषा भी उसे इसी नजरिए से देखें। वैंस के इस बयान ने भारतीय और हिंदू समुदाय को गहरी ठेस पहुंचाई। ये उनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। लोग पूछने लगे कि क्या वो अपनी पत्नी की पहचान का सम्मान नहीं करते। विवाद बढ़ने पर वैंस को सफाई देनी पड़ी कि उषा का धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है। वैंस के विवाद सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। उनका बड़बोलापन अक्सर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। इससे पहले 2021 में चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक नेताओं पर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कमला हैरिस और कई डेमोक्रेट नेताओं को उनका नाम लेकर चाइल्डलेस कैट लेडीज कह डाला। उनका कहना था कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, उनका इस देश के भविष्य से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है। ये लोग खुद अपने जीवन में परेशान हैं और पूरे देश को परेशान करना चाहते हैं। इस बयान पर पूरे देश में बवाल मचा। फिर ये मुद्दा 2024 के चुनाव में भी बड़ा सांस्कृतिक युद्ध बना। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन ने वैंस को जमकर खरी खोटी सुनाई। जेनिफर खुद आईवीएफ और प्रजनन संघर्षों से गुजर चुकी हैं। उन्होंने वैंस को जवाब देते हुए कहा कि वो प्रार्थना करती हैं कि वैंस की बेटी को कभी आईवीएफ का सहारा ना लेना पड़े। मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने भी उन पर तंज कसा। 2024 के चुनाव में टेलर ने खुद को चाइल्डलेस कैट लेडीज बताकर वैंस को करारा जवाब दिया। राजनीतिक नुकसान बढ़ता देख वैंस को फिर से अपना बचाव करना पड़ा। उन्होंने बाद में अपनी अगली किताब कम्युनियन में इसे बेवकूफी भरा बयान बताया और खेद भी जताया। उन्होंने माना कि इससे उन महिलाओं का अपमान हुआ जो किसी मेडिकल कारण से मां नहीं बन सकती। वैंस अक्सर सोशल मीडिया पर किसी भी छोटे मोटे झगड़े में उलझ जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे गंभीर पद पर बैठे इंसान को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। अपनी ही देश में आधी आबादी को नाराज कर देना और ऑनलाइन झगड़ना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। घर के अंदर भले ही वो ऐसे बड़बोले और विवादित बयान देते हों, पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में उनका बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है। जब बात अमेरिका के वैश्विक हितों की आती है तो उनके सारे कट्टर उसूल किनारे हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ शांति समझौते के दौरान वैंस ने उस मुल्क से हाथ मिलाया जिसे अमेरिका हमेशा शक की नजर से देखता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर की।
जिनके साथ वैंस के नए गठजोड़ ने दुनिया को चौंका दिया है। अब समझिए कि ये सब हुआ कैसे। फरवरी 2026 के आखिर में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध छिड़ा। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जिस कारण दुनिया भर में भयंकर तेल संकट पैदा हो गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खतरे में थी। युद्ध को रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। अमेरिका को ईरान से बातचीत करनी थी, पर दोनों देशों के बीच दशकों से कोई राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में अमेरिका को किसी बिचौलिए की जरूरत थी जो ईरान के सर्वोच्च नेताओं तक संदेश पहुंचा सके। यही एंट्री होती है पाकिस्तान की। ये वही पाकिस्तान है जिसने 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, जहां आतंकियों के अड्डे आज भी मौजूद हैं। पर कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है, सिर्फ अपने हित मायने रखते हैं। तो ट्रंप प्रशासन और जेडी वैंस को लगा कि पाकिस्तान ही ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकता है, क्योंकि वो अकेला मुस्लिम देश था जिस पर ईरान ने हमला नहीं किया। इसी शांति समझौते में कतर भी कूदा। दोनों ने मिलकर ईरान को बातचीत के लिए मना लिया। इसीलिए पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को गले लगा लिया। पहले दौर की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई और दोनों मुल्क सीज फायर के लिए राजी हुए। इसके बाद शांति वार्ता का मंच सजा स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूसर्न में। 21 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन आमने सामने आए। अमेरिकी दल की कमान खुद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के हाथों में थी। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था। वैंस मीडिया से कह रहे थे कि वो ईरान के साथ रिश्तों की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी वार्ता को खतरे में डाल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को खुली सैन्य धमकी दे डाली। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान ने लेबनान में गड़बड़ी नहीं रोकी तो अमेरिका उस पर जोरदार हमले करेगा, जो पिछले हफ्ते किए गए हमले से भी भीषण होगा। उन्होंने ईरान का नामो निशान मिटाने तक की धमकी दे दी। स्विट्जरलैंड में बैठे ईरानी डेलीगेशन पर इस धमकी का तुरंत असर हुआ। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागर गलीबाफ पर और विदेश मंत्री अरागची इस बयान से भड़क गए। उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना। प्रोटोकॉल के मुताबिक वैंस और ईरानी नेताओं को हाथ मिलाना था और साथ में तस्वीरें खिंचवानी थी, पर जब वैंस मीटिंग रूम में पहुंचे तो ईरानी विदेश मंत्री ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। अरागची कमरे में आए, उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गले लगाया, लेकिन वैंस की तरफ देखे बिना ही बाहर चले गए। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बहुत बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती थी। बातचीत टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। तभी पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों ने मोर्चा संभाला। आसिम मुनीर ने दोनों पक्षों के बीच शटल डिप्लोमेसी शुरू की। अलग अलग कमरों में बैठे अमेरिका और ईरान के नेताओं को मनाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों पक्ष 60 दिन के रोड मैप पर राजी हुए। इस समझौते के तहत ईरान ने तेल का रास्ता खोलने पर हामी भरी और अमेरिका ने अपने आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का वादा किया। इस घटना ने जेडी वैंस की छवि को काफी बदला है। भरी मीटिंग में कूटनीतिक अपमान सहने के बावजूद उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। ट्रंप के भड़काऊ बयान के बाद भी उन्होंने शांति समझौते पर मुहर लगवाई। ये दिखाता है कि वो सिर्फ मजदूरों की बात करने वाले लोक लुभावन नेता नहीं है, अब गंभीर और परिपक्व वैश्विक राजनेता भी बनने के रास्ते पर है, जो संकट के समय अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखता है। गरीबी से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना, अपने वैचारिक विरोधियों से समझौता करना और दुनिया के सबसे मुश्किल कूटनीतिक मोर्चों को संभालना, वैंस की यात्रा उन्हें अमेरिकी राजनीति का अनोखा किरदार बनाती है। पर सवाल उठता है कि इतनी खूबियों और कामयाबियों के बावजूद अमेरिका का आधा हिस्सा उन्हें नापसंद क्यों करता है। जेडी वैंस को लेकर पूरा अमेरिका दो धड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोग उन पर जान छिड़कते हैं तो कई लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके समर्थकों को उनमें अपना अक्स दिखता है और इसके 5 बड़े कारण हैं। उनका गरीबी से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का संघर्ष लोगों को लुभाता है। वो रस्ट बेल्ट और मजदूरों की असली आवाज माने जाते हैं। पत्नी और बच्चों से प्यार करने वाले फैमिली मैन की उनकी छवि लोगों को बहुत पसंद आती है। वो युवा हैं, स्मार्ट हैं और लोगों को उनमें भविष्य का मजबूत नेता नजर आता है। साथ ही उनका बेबाक अंदाज, जहां वो बिना किसी फिल्टर के अपनी बात रखते हैं, उनके चाहने वालों को बहुत भाता है। दूसरी तरफ उनके आलोचकों के पास भी उनसे नफरत करने के 5 पुख्ता कारण मौजूद हैं। ट्रंप को हिटलर कहने के बाद अचानक उनका सबसे बड़ा भक्त बन जाना लोगों को उनकी अवसरवादिता लगती है। उनकी कट्टर इमिग्रेशन नीतियां और लोगों को देश से बाहर निकालने की बातें कई लोगों को डराती हैं। दक्षिणपंथी कट्टर नेताओं के साथ उनकी करीबी भी अक्सर विवादों में रहती है। उनकी खुद की लिखी किताब हिलबिली एलिजी पर भी इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपने ही समुदाय को उसमें नीचा दिखाया है।
इसके अलावा उनका हर बात पर ऑनलाइन उलझ जाना अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ माना जाता है। इन सारी बातों को देखकर यही समझ आता है कि जेडी वैंस महज राजनेता नहीं है, वो आज की अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों का चेहरा बन चुके हैं। वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपने सिद्धांतों से समझौता ही क्यों ना करना पड़े या फिर दुनिया के मंच पर पुराने दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े, वो पीछे नहीं हटते। शायद यही वजह है कि आज वो पूरी दुनिया की नजरों में है। आपका जेडी वैंस के बारे में क्या सोचना है और क्या आपको लगता है कि जेडी वैंस अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।